नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। आखिरकार वो मौसम आ ही गया जिसका हम सबको बहुत इंतजार रहता है गर्मियों में, यानी ठंड यानी जाड़ा। उत्तर भारत में तापमान काफ़ी गिर चुका है, कोहरा है, ठंड है, पहाड़ों में बर्फ़ गिर रही है। और जानकारी की अगर बात करें तो हम में से बहुत से लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि शायद अभी पूरी तरह से सर्दी आई नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को सर्दी लगनी शुरू हो गई है और उसका असर तबीयत से लेकर आवाज़ तक देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। लेकिन हर मौसम के लिए, जैसा हम हर बार इस कार्यक्रम में करते हैं, ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि उस मौसम को लेकर हमारी जानकारी कितनी है और तैयारी कितनी है। क्योंकि बार बार विशेषज्ञों ने हमें ये बताया है कि हर मौसम अच्छा है स्वास्थ्य के लिहाज से, अगर हम सही बातों का और एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें। राहत इंदौरी कहते हैं, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं, वो एक लिहाफ में ओढ़ूं कि सर्दियां उड़ जाएं। तो सर्दियां तो नहीं उड़ेंगी, जब तक हैं तब तक हम कैसे स्वस्थ रहें, आज बहुत विस्तार से समझने वाले हैं हम। और साथ ही ये भी जानने वाले हैं कि खास तौर पर वल्नरेबल ग्रुप यानी वो लोग जिन्हें अधिक खतरा होता है सर्दी लगने का या फिर इस मौसम में बीमार होने का, जिसमें छोटे बच्चों की बात करें, वृद्ध लोग या फिर जिन्हें पहले से किसी तरह की समस्या है, उन्हें कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। और ख़ास तौर पर घर से बाहर निकलते समय या फिर गर्म तापमान से ठंडे वेदर में जाते समय कौन सी बातें हैं जिनका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। ऐसी तमाम बातों पर हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि खान पान, व्यायाम, ये सब कितनी मदद कर सकता है सर्दियों के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए। आइए ये समझते हैं कि सर्दियों का मौसम किस तरह से हम पर प्रभाव डालता है और क्या तब्दीली आती है जब तापमान गिरना शुरू होता है और ठंड बढ़ने लगती है। सर्दी का मौसम है। सर्दियों के मौसम का मजा हर कोई लेना चाहता है, लेकिन ये भी सच है कि गिरते तापमान का असर हमारे शरीर पर पड़ता है, जिसके प्रभाव से कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। सर्दियों के मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार, फ्लू, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और कान में संक्रमण जैसी बीमारियां अधिक देखने को मिलती हैं। इन बीमारियों के अलावा हमारे शरीर का बाहरी आवरण यानी हमारी त्वचा बाहरी तत्वों के संपर्क में सबसे अधिक आती है। सर्दी, कोहरे और हवा, इस मौसम के कारण त्वचा में रूखापन, बेजान त्वचा, खुजली, त्वचा में खिंचाव और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को सर्दी में समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बच्चों और वृद्ध लोगों में इन समस्याओं से ग्रस्त होने का खतरा अधिक होता है। इसके अतिरिक्त मधुमेह, जोड़ों के दर्द व हृदय रोग से ग्रस्त होने पर सर्दियों में विशेष रूप से देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में सावधानी रखकर आप इन समस्याओं से बच सकते हैं और सर्दियों का पूरा मजा ले सकते हैं। टोटल हेल्थ डीडी न्यूज। इस मौसम में जो सबसे कमाल बात देखी जाती है, सुबह जागते ही सब एक दूसरे से कहते हैं कि देखना ज़रा बाहर कोहरा कितना है। कुछ कहते हैं कि ये कोहरा है कि प्रदूषण है। जो भी है, कुल मिलाकर बात यह है कि इस मौसम में बच्चे, बुजुर्गों और बीमारों का तो ख्याल ज़्यादा रखना ही है। साथ ही हम सबको ये भी समझना है कि इस मौसम में हमें कौन से कदम वो उठाने हैं जिनसे हम इन सर्दियों का आनंद भी ले पाएँ, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये मौसम खाने पीने का है और इस तरह का मौसम है कि अगर इस मौसम में खाएंगे तो शायद अगले मौसम में काम आएगा। जी हाँ, और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा मीठा या फिर घी तेल वाला खाना या मेवे बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनका वज़न भी इस मौसम में बढ़ने लगता है। ख़ास तौर पर त्वचा के लिए देखभाल ज़रूरी हो जाती है सर्दियों के मौसम में। तो बच्चों से लेकर वृद्ध लोगों तक, मधुमेह रोगियों से लेकर हृदय रोगियों तक, सबके विषय में आज होगी चर्चा इस टोटल हेल्थ के स्पेशल विंटर एपिसोड में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए
हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष गिरी, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल से। डॉक्टर नीरज गुप्ता, सीनियर CMO पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल। डॉक्टर जगदीश चंद्रा, हेड पीडियाट्रिक्स कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। एंड डॉक्टर अतुल मोहन कोचर, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर गिरी, हम आपसे ही ये जानना चाहें कि सर्दियों का मौसम दरअसल सेहत के लिए अच्छा मौसम है या बुजुर्गों और बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल का मौसम है? सर्दी का मौसम बिल्कुल एक स्वस्थ मौसम है। इसमें आदमी और भी ज़्यादा स्वस्थ होता है। कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियों के मौसम में जैसे सर्दी की वजह से कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं, बाहर का स्ट्रेस होता है ठंड की वजह से, तो कुछ बीमारियों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यदि मैं बच्चों की और बुजुर्गों की कैटेगरी को थोड़ा सा अलग कर दूं तो ये बहुत अच्छा मौसम है। वाकई में तो सभी मौसम अच्छे हैं और इस मौसम से तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जी डॉक्टर नीरज गुप्ता, इस बार जो सर्दियों से ठीक पहले अभी बातचीत हो रही है और ख़ास तौर पर दिल्ली की अगर बात करें तो पॉल्यूशन, स्मॉग का बहुत जिक्र आ रहा है। यहाँ तक बात हो रही है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो क्या जहरीली बन गई है। तो क्या स्थिति आप देख सकते हैं और जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं कितना बड़ा ख़तरा उनके लिए है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वैसे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा मौसम होता है और सर्दी अपनी ठंड की वजह से, कुछ मौसम में जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से और कुछ जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से, हम एनवायरनमेंट में जो चेंजेस कर रहे हैं, प्रदूषण जो पैदा कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी सेहत पे असर हो रहा है। आपने जो बात उठाई स्मॉग, जी, यानी कि जो ठंड की वजह से फॉग और साथ में स्मोक मिलकर के जो स्मॉग बनता है उसकी कंसनट्रेशन इस वक्त सतह पे आने के कारण बहुत बढ़ जाती है, जो सर्दियों में बढ़ने के कारण, और ये हमारी सेहत पे डायरेक्ट असर करता है। उन व्यक्तियों पे जो नॉर्मल है उन पे तो असर करता ही है, लेकिन उन व्यक्तियों में जिनके ऑलरेडी श्वसन की प्रॉब्लम रहती है, सांस की जिनको दिक्कतें रहती हैं, जैसे दमा के पेशेंट हो गए, उनमें भी ज़्यादा असर होता है। और पोल्यूशन के तो बहुत सारे कारण हैं। कारण ज़्यादातर हमारे ही पैदा किए हुए हैं, जैसे कि औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं या वाहन जो हमारे जो कि स्पेशली ट्यून्ड नहीं है वो वाहन, और जो हम लोग शरीर से बचने के लिए जैसे कोयला जला रहे हैं या गैसेस प्रोड्यूस जो होती हैं, उन सबसे सेहत पर डायरेक्ट असर होता है। और ठंड का भी असर होता है। ठंड में जैसे जुकाम खांसी बढ़ जाते हैं, वायरल फीवर बढ़ जाते हैं, H1N1 इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में पोल्यूशन भी होने के कारण जो सांस के रोगी हैं उनमें भी बीमारियां ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, निमोनिया के खतरे, और जो COPD के पेशेंट्स हैं, दमा के पेशेंट्स हैं, उनमें एक्यूट एक्सेसिवेशंस होते हैं। तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। सावधानी तो रखनी होगी, साथ साथ बहुत से कदम खुद उठाने पड़ेंगे जिससे प्रदूषण जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। डॉक्टर चंद्रा, बच्चों की अगर बात करें, थोड़ी जो उनकी इम्यूनिटी है वो भी लो होती है, न्यू बॉर्न्स की बात करें, इन्फेंट्स की बात करें, सर्दियों का मौसम किस तरह से आप देखते हैं उनके लिए? जी, छोटे बच्चे जैसे न्यू बॉर्न या 1 साल से कम के बच्चे या थोड़े और 2-3 साल की उम्र तक बच्चे निमोनिया के शिकार काफ़ी होते हैं सर्दी के दिनों में, और यही एक कारण होता है। जो नज़ला ज़ुकाम, जैसे बड़े बच्चों को नज़ला ज़ुकाम होगा तो वही वायरस जो हैं वो छोटे बच्चे में निमोनिया कर सकते हैं। जी डॉक्टर अतुल कोचर, जाड़ों का मौसम आता है तो सबसे ज़्यादा लोगों को ये शिकायत होनी शुरू हो जाती है कि मौसम ऐसा हो गया, त्वचा सूखने लगी, बालों में डैंड्रफ हो गया। तो किस तरह की समस्याएं ज़्यादा होती हैं अगर त्वचा और बालों की अगर बात करें तो? संजीव, देखा जाए तो स्किन का जो विंटर का जो सीज़न है या शीत ऋतु है, ये एक हेल्दी सीज़न है हर लिहाज से। जैसे डॉक्टर गिरी ने भी बताया कि मौसम भी अच्छा है, कुछ बातों का ध्यान दे तो, लेकिन ये ड्राई स्किन होना, डैंड्रफ होना, ये इसके साथ है। और अगर किसी का स्किन टाइप इस तरह का है कि उसकी प्रवृत्ति है ज़्यादा फ्लेकीनेस, स्केलीनेस और डैंड्रफ होने की, तो उस चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सर्दी की सीज़न में बढ़ जाती हैं, जैसे सोराइसिस हो, जैसे इक्थियोसिस करके एक डिसऑर्डर है, फिश लाइक स्किन या ड्राई स्किन है। तो इन खास सबसेट को छोड़ दें तो ज़्यादा एक्जिमा है वो भी बढ़ेगा। जी, एक्जिमा अगर है, एक्जिमास क्योंकि ड्राई स्किन है उसमें इचिंग होगी, खुजली होगी, कोई स्क्रैच करेगा तो उसमें एक्जिमा का इंसिडेंस बढ़ जाता है। जी, तो डॉक्टर नीरज गुप्ता, क्या दमा जो है, एस्थमा जो है, वो क्या इस मौसम में ज़्यादा परेशान करता है? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन एज़मा के कुछ ट्रिगर्स होते हैं
और कुछ एक्यूट एक्सेस में इनके फीचर्स होते हैं, जैसे कि जो जिनको जुकाम खांसी हो जाएगा उसी से उसको एज़मा का अटैक बढ़ जाएगा। और जुकाम जो है वो इन दिनों में जल्दी होता है एक्सपोजर की वजह से। ये कहा जाता है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है तो 3% चांस वायरस के शरीर में घुसने के ज़्यादा हो जाते हैं, जो हमारी लाइनिंग में अक्सर बैठे होते हैं। जी। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी पीते हैं, जैसे आइसक्रीम की बात आपने कही, या हमारा एक्सपोजर होता है, हम बिना प्रिकॉशन के बाहर निकल जाते हैं, ठंडी हवा का एक्सपोजर हो जाता है, तो वही वायरस जो है वो जाकर के अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करेगा और बाद में वो निमोनिया में परिवर्तित भी हो सकता है। जैसे कि पीडियाट्रिशियन भी बता रहे हैं कि वो नीचे जाएगा और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। दमा के पेशेंट्स में इन्फेक्शन से एक्यूट एक्सेसिवेशन भी होते हैं, और COPD के पेशेंट्स में जिनको कि पोल्यूशन से होता है उनमें इन्फ्लेमेशन बढ़ने के कारण और ज़्यादा अटैक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। जी डॉक्टर गिरी, अब यही आपसे बात करें कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है हमने देखा कि हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो होते हैं उनको भी काफ़ी खतरा रहता है। वो कौन सी बीमारियां आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे जो पहले से है तो सर्दियों के मौसम आते आते उसमें गंभीरता बढ़ सकती है या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? मैं सबसे पहले मोटापे के बारे में कमेंट करना चाहूँगा। सर्दियों का मौसम हेल्दी सीज़न है, खाना हेल्दी होता है। पहले हमारी जो कंट्री के अंदर पॉवर्टी ज़्यादा थी, लोग ओबीज नहीं थे, मोटापा नहीं था, जो कि लेस देन 5%, इवन के 2% तक की रिकॉर्डिंग है आज से 40 साल पहले मोटापे की, जो आज बढ़ के मोटापा लगभग 20% हो गया। लेकिन हमारी ईटिंग हैबिट सर्दियों की लगभग वही है। सर्दियों में हम मीठी चीज़ें बनाएंगे, देसी घी का हलवा, देसी घी का हलवा बनाएंगे और भी कई चीज़ें पकवान बनाएंगे। तो इस टाइम पे सर्दियों के दौरान खाना भी हेल्दी है, खाता भी ज़्यादा है आदमी, तो उसकी कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। इसकी वजह से उसका वेट बढ़ने की बहुत संभावना है। इसके साथ में सर्दी होने की वजह से उसकी अपनी मोबिलिटी भी कम हो जाती है। वो ट्राई करता है कंबल में लिपटा रहे या रजाई में बैठा रहे, तो वो उसका जो कैलोरी खर्च करने का जो है वो भी कम हो गया। तीसरा, अब कोहरा होता है, बाहर निकलने में ठंड लग रही है, तो कुछ लोग इवन वॉकिंग भी बंद कर देते हैं जी। तो ये कई फैक्टर मिलके उसका कैलोरी रिजर्व ज़्यादा कर देते हैं और ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्दियाँ शुरू होने से पहले कुछ कपड़े जो आपको बड़े अच्छे आ रहे होते हैं, जैसे ही सर्दियाँ खत्म होती हैं आपको पता लगता है कि आपने तो 3-4 किलो वजन बढ़ा लिया जी। ये बड़ा कॉमन सा फैक्टर है। आजकल पॉवर्टी नहीं है, इसकी वजह से मिडिल क्लास में ये बहुत ज़्यादा हो गया। ओबेसिटी बढ़ने की वजह से हमें डर रहता है कि उस आदमी को हाइपरटेंशन भी ज़्यादा होगा। इस दौरान वो क्योंकि खाने में थोड़ा चिकनापन ज़्यादा खाता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। साथ में बाहर ठंड है, ठंड की वजह से बॉडी पे इफेक्ट आता है, उसकी वजह से कैटेकोलामिन्स क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर उसका बढ़ेगा। तो जो ओबीज है उसको ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी खतरा ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर से कई बीमारियां हमारी आ सकती हैं, उसका हमें डर लगता है जी। इसी तरह से जब ओबेसिटी बढ़ती है तो इन पेशेंट्स में जो डायबिटिक है उसके अंदर ब्लड शुगर भी अनकंट्रोल हो जाता है। एक तो खाता ज़्यादा है, मोबिलिटी उसकी कम हो गई, दूसरा एक्सरसाइज का भी थोड़ा सा वो परहेज करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी लोग इस कैटेगरी में हैं उनको ये ध्यान रखना है कि वज़न ना बढ़ने दे और शुगर का अपना कंट्रोल रखें। शुगर के पेशेंट के लिए मैं स्पेशल हिदायत देना चाहता हूँ कि सर्दियों के दिनों में हम बहुत ज़्यादा पेशेंट देखते हैं जो कि अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं जी। या तो वो हॉस्पिटल नहीं आएंगे या कम विजिट्स करेंगे। तो मेरी इन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस दौरान आपका खान पान कुछ ऐसा होता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो चांसेस ये हैं कि आपको अपनी ड्रग्स रिवाइज करवानी पड़ेंगी, रेगुलर टेस्ट करवाने पड़ेंगे। जी, और क्या सावधानियां रखी जाएं ये भी आपसे जानेंगे। उससे पहले राकेश प्रजापति जी हैं फोन लाइन पर इलाहाबाद से। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मेरे शरीर में खुजली हो रहा है और उसके बाद त्वचा रूखा हो गया है। जी डॉक्टर अतुल कोचर, इचिंग हो रही है, खुजली है और ड्राइनेस भी इनको लग रही है, क्या करना जी, चाहिए? और इन्होंने कहा राकेश जी ने कि इनको फुंसियां भी हो गई हैं। तो ये बड़ा कॉमन फैक्टर है एक सर्दियों में जो ड्राई स्किन का एक सीक्वल हो सकता है, क्योंकि अगर ड्राई स्किन होगा तो उसके ऊपर लोग उसको ठीक करने के लिए तेल का प्रयोग करते हैं। अब तेल एक तरह से ज़्यादातर जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो सिंथेटिक ऑयल्स अवेलेबल हैं, नेचुरल या ऑर्गेनिक तेल अवेलेबल कम होते हैं। तो अगर तो पहला हिदायत रहेगी इनके लिए कि सूखेपन को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म स्नान ना लें, सोप का प्रयोग कम से कम करें और ऑयल्स का प्रयोग तो कम से कम ही करें। अगर तेल लगाना ही हो तो नहाने वक्त थोड़ा सा तेल एक हल्के मग पानी में
वो भी ऑर्गेनिक ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल होता है वही मिक्स करके कर लें और उसको हल्का सा स्किन को डैब कर लें। डॉक्टर अतुल, सबसे कॉमन तो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं जी लोग। हाँ किरण, ये बहुत बड़ी मिथ है एक्चुअली। सरसों का तेल एक तो ये कड़वे तेल की कैटेगरी में आता है, और अगर स्किन पे लगाया जाए, वो भी सीधे डायरेक्ट स्किन पे लगाया जाए, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इरिटेंट इफेक्ट कर सकता है। ये स्किन को डार्क भी करेगा, रफ भी करेगा, और फुंसियों की टेंडेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो बेस्ट तो रहेगा कि कोई भी जो सस्ते से सस्ता मॉइस्चराइज़र, एक्चुअली मॉइस्चराइजर्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि जो महंगी चीज़ है वही ज़्यादा असरदार हो। ये पैकेजिंग और मार्केटिंग के अलावा जो वाइट सॉफ्ट पैराफिन है, या जिसको हम वाइट पेट्रोलेटम जेली कहते हैं, जो बहुत ही इनएक्सपेंसिव और सस्ता आइटम है, ये हमारे स्किन के लिए बहुत बढ़िया और बेस्ट साबित हो सकता है। तो अगर इसका ये नियमित प्रयोग करेंगे तो फुंसियों का टेंडेंसी और ड्राई स्किन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जी, इसी में स्केबीज का भी जिक्र करना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, स्केबीज एक इन्फेक्शन है, रादर इन्फेस्टेशन है, जो एक इच माइट या एक बहुत छोटा सा कीड़ा है जो क्लोज मतलब शेयर्ड लिनन में या एक बार घर में प्रवेश कर जाए तो सब घर वालों को अफेक्ट कर सकता है। इसका तो बिल्कुल इस मौसम में ज़्यादा होगा? इस मौसम में शर्तिया ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे डॉक्टर गिरी ने कहा, लोगों की मोबिलिटी कम हो जाती है, लोग घर में कंबल में रज़ाई में लिपटे रहना पसंद करते हैं, एक उठा दूसरा आ गया वो वार्मथ को शेयर करने के लिए। तो इसका तो एक बिल्कुल सस्ता, सुंदर और टिकाऊ इलाज जो हर जगह, हर हेल्थ सेंटर पे, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी टर्शरी में फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क अवेलेबल है, जिसकी परमेथ्रिन करके दवाइयाँ आती हैं, या हर कैटेगरी की, जिसके एक ही टाइम प्रयोग से अगर घर के सब लोग लगा लें तो उसमें 100% क्योर सर्टन है। सरसों के तेल को लेकर एक और बात, जो आपने कहा ये मिथ है, इसको दूर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और एक प्रश्न यहाँ पर ये ज़रूर मन में उठता है, बहुत सी चीज़ों को लेकर हमारी आदतें पक चुकी हैं। बिल्कुल, पकी हुई आदतें सड़ भी चुकी होंगी, उनमें से कुछ शायद अच्छी भी होंगी जी। लेकिन सरसों के तेल को लेकर उनको क्या समझाएंगे जो ये कहते हैं कि भाई ये तो पीढ़ियों से होता आया है, तुम्हारे पिताजी ने लगाया, तुम्हारे दादाजी ने लगाया, अब तुमको क्या परेशानी होगी? सच्ची बहुत ही वैलिड पॉइंट है। एक्चुअली बिहेवियर चेंज इज़ वेरी हार्ड। आप जितना भी रैशनलाइज कर लीजिए, लेकिन सदियां लग जाती हैं एक बिहेवियर को चेंज करने में। लेकिन जो आज का एविडेंस बेस्ड साइंस कहती है, वो ये कहती है कि सरसों का तेल, उसकी ज़रूर कुछ बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा उसके गुण हैं खाने में, खाने के प्रयोग में या कुछ खास चीज़ों में, लेकिन स्किन के ऊपर या त्वचा के ऊपर डायरेक्टली लगाने से, और आज के पॉल्यूशन के मौसम में, बढ़ते पॉल्यूशन के मौसम में, वो भी सीधे डायरेक्ट स्किन पे लगाने में वो नुकसान ही करेगा। तो ये एक मतलब एविडेंस बेस्ड मिथ है जिसको हम दूर करना चाहेंगे। ज़रूर जी। डॉक्टर गिरी, जब आप जवाब दे रहे थे मोटापे के बारे में, आप चिंता जाहिर कर रहे थे। सुमिरन उपाध्याय, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि मैं इस मौसम में क्या करूं, मैं अपना क्या रूटीन रखूं, और मैं वज़न भी कम करना चाहता हूं, तो मैं करूं क्या? देखिए सिमरन जी, आपको इस मौसम के दौरान आपको तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है इसमें। मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने हैबिट बना रखा है कि उनको वॉक ही नहीं करना है, ब्रिस्क वॉक नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करना, प्लीज़ वो ट्राई करें अपने ऊपर कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें। ब्रिस्क वॉक कम से कम 30 से 40 मिनट का वॉक करें। एक तो ये हैबिट जरूर होनी चाहिए। दूसरा, जहाँ भी आपको मौका मिले, जो हाई कैलोरी रिच डाइट है, जिसके अंदर जैसे तेल है, वसा वाला खाना है, या कई बार जो बाहर का खाना है वो बहुत कैलोरी रिच होता है। मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूँगा, आजकल बच्चे पिज़्ज़ा और इस तरह से की कई चीज़ें बहुत लाइक करते हैं, प्लीज़ इसको अवॉइड करें। आप डाइट के अंदर साधारण खाना, जो हमारा नेचुरल खाना है, आप वो ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सलाद ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, और फैट का जो सेवन थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप इन 2-3 चीज़ों से आप ज़रूर अपना वजन घटा पाएंगे। इसके साथ में एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा, जो काम आप बैठ के कर सकते हो उसको आप कोशिश करिए खड़े होकर करिए। जब आप रेगुलर सिटिंग कर रहे हैं कई घंटे की, तो आप उसको भी अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बीच में खड़े हो जाइए, मूव करिए, जो वॉक इन टॉक करिए, इससे आपका वजन जरूर कंट्रोल में रहेगा। इसमें खान पान और जीवन शैली पर भाई बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, अजीत हैं महाराष्ट्र से। अजीत जी, सवाल पूछें। ये मेरे वाइफ को ना जी, ये जुकाम सर्दियों में बहुत ज्यादा पकड़ता है, और जैसे जुकाम की शुरुआत होने हो ना, तो कान में भी खुजलाहट होती है, और ये जुकाम फिर
बार बार हो जाता है और फिर अपने आप कभी कभार ठीक हो जाता है, फिर कभी नहीं होता है। मतलब ऐसे हर सर्दियों में कुछ नहीं है, मगर सर्दियों में बार बार होता है। ठीक है, डॉक्टर नीरज गुप्ता आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी डॉक्टर नीरज जी, गुप्ता, जो उन्होंने सिम्टम बताया वो उससे प्रतीत होता है कि उनको जैसे बार बार जुकाम होता है, छींकें आती हैं और कान में खुजली वगैरह होती है, तो हो सकता है कि उनको एलर्जी की समस्या रहे, और या फिर एक्सपोजर होता है पोल्यूटेंट्स का, इरिटेंट्स का। सर्दियों में ये देखा गया है कि ज़्यादातर चूँकि नए वुलन्स खुल जाते हैं, पुराने जो चीज़ें बाहर आती हैं, तो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स या इरिटेंट्स भी जो है, जिसमें डस्ट माइट्स हैं, इस तरह के वो उससे एक्सपोजर बढ़ जाता है, और ऐसे दिनों में रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो बता रहे हैं, हो सकता है रेस्पिरेटरी एलर्जी है, अपर रेस्पिरेटरी यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस जैसी सिचुएशन है। इसमें तो डॉक्टर सलाह लेकर के दवाई ली जा सकती है जी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ओल्ड एज है, और ओल्ड एज में अगर बार बार जुकाम होता है, अगर वायरल फीवर होते हैं, उसमें संभावना निमोनिया की भी बढ़ जाती है। ऐसे में प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, ठंड से बचना ज़रूरी है, तो अपने आप को कवर रखें, गर्म रखें जी, गर्म पानी वगैरह पिएं और अवॉइड कीजिए एक्सपोजर। ये जो आपने एलर्जी की बात कही, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम 2 या 3 महीने ऊनी कपड़े पहनते हैं और साल भर उनको अलमारी में, ट्रंक में या बिस्तर में उसे बंद करके रख देते हैं। बहुत से लोग ना रखने से पहले और ना निकालने के बाद उसे ड्राई क्लीन कराते हैं। ये कितना खतरनाक है? ये बहुत खतरनाक है। एक्चुअली क्या है, मॉथ ट्रीटमेंट हम लोग करने की आदत नहीं है हम लोगों को, और मॉथ जो होते हैं और जो माइट्स होते हैं, उनके जो डेड माइट्स होते हैं, वो जो प्रोटीनेशियस होते हैं, वो बहुत हाईली एलर्जिक होते हैं। और अक्सर देखा गया कि जैसे ही ये वुलन्स आप निकालते हैं, झाड़ते हैं, उसी समय आपको एकदम छींकें अचानक आ जाती हैं, बहुत सारी प्रेसोजम स्नीजिंग्स हो जाती हैं और इमीडिएटली कोल्ड शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि वुलन्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने बताया कि अगर ड्राई क्लीनिंग करा के रख सकते हैं या सील्ड कवर में रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रा, बच्चों की अगर बात करते हैं तो चाहे उनमें सर्दी जुकाम हो या निमोनिया हो या फिर डायरिया, जो सर्दियों के मौसम में बहुत आम है, जब बच्चों में होता है तो सिवियरिटी बढ़ जाती है। वहाँ पर पेरेंट्स के लिए किसी भी लक्षण को पहचानना या ये समझना कि जो स्थिति है सामान्य से बढ़कर कहीं सिवियरिटी की तरफ जा रही है, क्या लक्षण होंगे, कैसे पहचान की जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर घर में किसी बड़े को खांसी जुकाम है, नज़ला जुकाम है, तो वही वायरस छोटे बच्चों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और जैसा हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि उन बच्चों में ये निमोनिया का भी रोग कर सकता है। तो एक तो जितना कोशिश करें कि अगर किसी बड़े को ये नज़ला जुकाम है तो उससे दूर रखें, और शुरू के 3-4 दिन ये जब छींकें ज़्यादा आ रही होती हैं, उस वक्त इन्फेक्शन उससे ज़्यादा होता है। और अगर एक बार बच्चे को भी हो गया है तो उसको गर्म रखें, और एक बच्चे की सांस पर ध्यान रखें। जो छाती का चलना जो है, अगर वो तेज़ हो रहा है, वो निमोनिया का लक्षण होता है। और अगर वो तेज़ हो गया है तो डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, और डॉक्टर ने देखा, ये कहा ये निमोनिया है, लेकिन फिर भी बच्चा घर पे रखा जा सकता है, तो डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि आप इस सांस का जो सांस जितनी तेज़ चल रही है इसको ध्यान में रखें कि कम हो रही है या और ज़्यादा बढ़ गई है, या सांस इतनी तेज़ हो गई है कि बच्चे को खाने पीने में दिक्कत हो रही है। ये गंभीरता के लक्षण होते हैं। एक और बात बताइए डॉक्टर चंद्रा, क्या बच्चों को कवर करने की जब बात आती है कि ठंड से या एक्सपोजर से बचाना है, तो सभी को लगता है कि बच्चों को ज़्यादा सर्दी लगती है तो उनको ज़्यादा कवर करके रखें, तो क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारे मोटे ब्लैंकेट्स या रज़ाइयाँ उन पर डाल देना कितना सही होगा? ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जो नवजात शिशु कहें, और ख़ास तौर से जो कम समय से पहले पैदा हो जाते हैं, प्रीमेच्योर बेबीज़ जो हैं, तो उनमें थर्मो रेगुलेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, उनको हमें एक्स्ट्रा कवर करके रखना होता है। और ये देखा जाता है कि हमारे दिल्ली जैसी जगह पर भी, पर्टिकुलरली जब वो अस्पताल लेकर के आ रहे हैं, तो बच्चे ठंड से काफ़ी लो टेम्परेचर के साथ में 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 3650 और 37 के आसपास होता है, तो 35 या उससे नीचे के टेम्परेचर पर लेकर के आते हैं। तो छोटे बच्चों को कवर करना, ये कहा जाता है जितनी लेयर्स हम अगर पहनते हैं तो बच्चे को 2 लेयर्स एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन ये छोटे बच्चों तक ही ज़्यादा आवश्यक है। हमारे पास हमारे दर्शकों के बहुत से ईमेल्स आ रहे हैं। आरती भोसले हैं, वो जानना चाहती हैं कि सर्दी ज़ुकाम से बहुत जल्द आराम या राहत पाने के लिए क्या करें। सुभी डांगी, वो पूछते हैं कि चाय कॉफ़ी कितनी पीनी चाहिए। उर्वशी सिन्हा, वो ये कहते हैं कि हम सर्दियों में ये कैसे समझें
कि उर्वशी सिन्हा ने तो ये कहा है कि सुबह उठते उनको छींकें आती हैं, यतीन्द्र ज्योति की भी यही शिकायत है। तो ज़्यादातर लोग, एक सवाल डॉक्टर गिरी हम चाहेंगे आप उसका जवाब दें। संदीप महेश्वरी वो ये जानना चाहते हैं कि ये बताइए सर्दियों का और ब्लड प्रेशर का रिश्ता क्या है आपस में। आप लोग अक्सर ये बताते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये क्या ज़रा समझाएं। सर्दियों में जैसे मैंने पहले भी थोड़ा सा बोला था, 3-4 फैक्टर इसमें काम करते हैं। एक तो ये हमारी डाइट ही ख़राब होती है, डाइट थोड़ा सा डिरेंज हो जाती है। दूसरा हम वज़न भी बढ़ा रहे हैं। तीसरा, जब सर्दी का एक्सपोजर होता है उसकी वजह से कैटेकोलामिन्स बॉडी में स्क्रीट होते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मेनली कैटेकोलामिन्स की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। गर्मियों की यदि बात करें, क्यों गर्मी में पसीना आता है, थोड़ा सा नमक शरीर से निकल जाता है, तो वो भी एक कारण रहता है कि इस टाइम पे नमक भी शरीर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसमें मैं सबसे एहतियात ये देना चाहूँगा कि इस दौरान आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, पार्क में जाएं, वॉकिंग करें, ऐसे मौके पे जाएं जिस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो। बुजुर्गों के लिए मैं बहुत ज़्यादा कम ना हो। अच्छा ठीक है, एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा। संदीप महेश्वरी ने ये भी लिखा है कि अभी हाल ही में पिछले हफ्ते इनके पिताजी की एंजियोप्लास्टी हुई है दिल्ली में ही। तो इनका ये कासगंज से इन्होंने ये सवाल भेजा था। तो एक तो जनरल बात हो गई, जो भी ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उनको जो करना है, और इनके पिताजी को क्या करना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि उसको रेगुलर जो अपनी विजिट डॉक्टर के पास करता है, बल्कि उससे भी उसको ज़्यादा विजिट्स करनी चाहिए। एक बात तो, ताकि उसका ब्लड प्रेशर जब भी ज़्यादा जा रहा है तो उसकी दवाई कुछ मॉडिफाई कर लें या ज़्यादा कर लें। ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है, सर्दियों के दौरान इन लोगों को हार्ट अटैक के दौरे ज़्यादा पड़ते हैं, बल्कि कई बार तो सडन डेथ भी हो जाती है इन्हीं लोगों में। तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूँगा कि ये आम तौर पे वो लोग हैं जो मोटे हैं, जिनमें ओबेसिटी है, जिसमें हाइपरटेंशन है। एक दो दूसरे रिस्क भी आमतौर पे इन लोगों में मिलने को कई बार मिलते हैं। यदि मोटापा है तो 50 साल के बियॉन्ड जाते ही आपको शुगर होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। मैं तो बल्कि ये बोलूँगा, इंडिया तो एक डायबिटिक कैपिटल बनने वाला है। उसका कारण सिर्फ ओबेसिटी है, क्योंकि हमारी मोबिलिटी बहुत कम हो गई, हम मैनुअल वर्क बहुत कम करते हैं और ज़्यादातर मैकेनिकल वर्क पे ही हम विश्वास करने लगे हैं। तो हम मसल्स का यूज कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से फैट अप डाउन पे आ रहा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, शुगर भी हो रहा है। एडिशनली ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके अंदर वो स्मोकिंग भी करते हैं और साथ में अल्कोहल का सेवन भी हो जाता है। यदि अल्कोहल कुछ अमाउंट से ज़्यादा कोई आदमी पी रहा है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। स्मोकिंग से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अल्कोहल से भी बढ़ता है। स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है, लिपिड्स भी खराब होते हैं और डाइट हमारी ऑलरेडी खराब है। लिपिड्स भी आपके, कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ गया, आपने स्मोकिंग भी की है, अल्कोहल भी ले रहे हो, ब्लड प्रेशर भी आपने बढ़ा रखा है। तो ये वो कैटेगरी है जिसमें कि हार्ट अटैक की संभावना बहुत बढ़ जाती है जी। और आजकल यदि हम पहले बोलते थे कि सबसे ज़्यादा डेथ हमारे कंट्री में इन्फेक्शन से हो रही हैं, लेकिन अब उल्टा होता जा रहा है। ये मेटाबॉलिक है, लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड जो कंडीशंस है उसकी वजह से डेथ बढ़ रही है। और लाइफस्टाइल में मैं यहाँ एक बात सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि हैबिट्स जो है बचपन से इनकल्केट होती है, बचपन में आती है। हमारा बच्चा या जो कंप्यूटर बैठा रहेगा, मोबाइल पे, टीवी पे या मोबाइल पे गेम खेलता रहेगा, हम उसमें वो डेवलप नहीं कर पा रहे कि वो जाके बाहर खेले जी, वो अपना वजन कंट्रोल करे। हमारे शिशु विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं। बच्चों के अंदर ओबेसिटी पहले स्कूल हेल्थ के प्रोग्राम के दौरान देखी गई, वो कि रफली 2% के करीब, 3% के करीब थी, जो कि आजकल लगभग 15% के करीब स्कूल्स के अंदर ओबेसिटी है बच्चों में। और मुझे मेट्रो सिटीज में तो और भी डर लग रहा है कि शायद ये ओबेसिटी उससे भी कहीं ज्यादा है। तो जरूरत होगी कि बचपन से जो अच्छी आदतें हैं, एक्सरसाइज करवाना है, वो बच्चों को सिखाई जाए, ये बहुत जरूरी है। फिलहाल राज विकास यादव जी हैं पुणे से फोन लाइन पर, आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं राज जी? नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। फर्स्टली थैंक्स फॉर गिविंग फ्रूटफुल नॉलेज फॉर एवरी संडे। थैंक यू मैम। मेरा दो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था कि सर्दियों में फ्लू का चांस ज्यादा रहता है, तो इससे बचाव कैसे करें? जी, फ्लू से बचाव। और क्या जानना चाहते हैं राज जी? यस मैम। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो ऑफिस में बैठने का वर्क ज्यादा होता है तो ठंडियों में वेट बढ़ जाता है, तो ऑफिस में जो बैठने के जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ऑलरेडी 6 घंटे 7 घंटे बैठना रहता है, तो मैम
उससे अपना वेट लॉस कम कैसे कर सकते हैं? जी, ये जो दूसरा सवाल है इसका तो पार्शली जवाब डॉक्टर गिरी दे चुके हैं। डॉक्टर नीरज गुप्ता, फ्लू से बचाव की बात है, क्या करना चाहिए? पहले भी जो आपने ऑब्जर्वेशन बताई, कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा कि छींकें आ जाती हैं, ज़ुकाम जल्दी हो जाता है, कुछ फ्लू की बात उठी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिकॉशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला तो ये कि जब आप बिस्तर से सवेरे उठते हैं, गर्म बिस्तर से उठते हैं, तो ठंडी ज़मीन पे पैर ना रखें। अगर आप कुछ जुराब पहन लें या किसी कारपेट या कुछ चीज़ ऐसी बिछा लें, पैर उस पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी छींकों की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जो रैपिड चेंज टेम्परेचर का होता है, कान अगर कवर रखें और अगर पैर जो अपने गर्म रखें तो आपको छींकें कम आएंगी। दूसरी बात, ये जो एलर्जेंस पॉल्यूटेंट्स से जो आपका एक्सपोजर होता है उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। तीसरा प्रिकॉशन ये है कि आप ठंडे, जैसे कि गला अगर ठंडा करेंगे, ठंडी चीज़ें खाएंगे तो आपके फ्लू के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि 1% डिग्री टेम्परेचर कम होने से 3% वायरस के प्रवेश होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। चौथा, ऐसे व्यक्ति जिन लोगों को ऑलरेडी फ्लू है, जिनको उनके संपर्क में आने से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि घर में अगर बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं, उनको अगर ज़ुकाम चल रहा है और आप उनके संपर्क में आते हैं, वायरस आपको मिल सकता है क्योंकि एयरबॉर्न डिसीज़ है। और पांचवा ये कि अगर आप चाहते हैं बचना तो आप मौसम, या जिन लोगों को टेंडेंसी है या जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं जिनको कि ऑलरेडी पहले से दमा या रेस्पिरेटरी बीमारियां रहती हैं, उनको फ्लू से और ख़तरा हो सकता है निमोनिया का, उन व्यक्तियों को वैक्सीनेशन भी कराया जा सकता है। जी डॉक्टर नीरज, ये जो स्थिति बता रहे हैं आप, बहुत अक्सर आमतौर पर होता है, घर से बाहर निकले, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, ब्लोअर चल रहा है, बाहर निकले, एक्सपोजर हो गया, कैसे सावधान रह सकते हैं? तो यही है ना, इवन टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा वहाँ पे ही बीमारी का खतरा बहुत बढ़ता है। कोशिश कीजिए कि कपड़े इस प्रकार के पहने कि आपका शरीर गर्म रहे, रादर देन कि आप अपने एनवायरनमेंट को गर्म ठंडा करते रहें। क्योंकि जैसे ही आप कमरे हीटेड रूम से बाहर निकल के जाएंगे, वैसे ही आपको ठंडी हवा का एक्सपोजर हो जाएगा और बॉडी में एडजस्टमेंट का टाइम इतना मिल नहीं पाता है, तो उसी विंडो पीरियड में वायरस अंदर घुस जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना टेम्परेचर इवन रखें, कपड़ों से रखें रादर देन ये। और कपड़ों को लेकर भी बड़े सवाल रहते हैं मन में, उन पर भी बात करेंगे। उससे पहले विकास है मुरादाबाद से टेलीफोन लाइन पर। विकास जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर्दियों में ना मेरी उंगलियां स्वाइलिंग हो जाती हैं और उनके ऊपर रैशेस, खुजली सी आने लगती है बार बार। और बच्चों के साथ में ये दिक्कत रहती है कि बच्चे जैसे ही बाहर निकलते हैं या कुछ करते हैं तो एकदम से सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, सही हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं डॉक्टर्स और सारी चीजें करते हैं, उसके बावजूद पता लगा वो ठीक हो गया, फिर उसके बाद दोबारा से वो इफेक्ट कर जाते हैं। अब बच्चे हैं, बच्चे बाहर जाएंगे, खेलेंगे भी, खेलने के बाद जो है पसीना भी आना है, क्लोवर्स पहने हुए हैं, हैवी वूलन्स पहने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो पाता। तो कैसे करना चाहिए इसके? जी, आपकी समस्या अलग है, बच्चों की अलग है। हाँ जी, तो पहले बच्चों की बात कर लेते हैं। डॉक्टर चंद्रा, क्या कहना चाहेंगे? ये एक बार जैसे नज़ला ज़ुकाम जब हो जाता है तो इसमें एक तो इन्होंने इस्तेमाल किया वर्ड के एंटीबायोटिक्स देते हैं डॉक्टर। जी जी जी। नज़ला ज़ुकाम के इलाज में एंटीबायोटिक्स देने का कोई भी रोल नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं लेने चाहिए। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जब नज़ला ज़ुकाम निमोनिया हो गया या नज़ला ज़ुकाम बहुत देर तक चल रहा है और उसमें डॉक्टर को लगता है कि शायद ऊपर से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, तब एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। नज़ला ज़ुकाम एक बार होने के बाद में ये 5-7 दिन लेता है और अपने आप ठीक होता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं या बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है नाक से, तो इसके लिए कुछ थोड़ी बहुत दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटी एलर्जिक दिए जाते हैं या उसको सिक्रीशंस को कम करने की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन ज़्यादा दवाइयों की इसमें आवश्यकता नहीं। दो बातें छोटी छोटी। एक तो उन्होंने कहा कि बार बार ये समस्या होती है, बच्चे खेल कर आए हैं, कपड़े पसीने में भीगे भी हुए हैं, तो कपड़ों को लेकर भी एक बात रहेगी। दूसरा, बार बार ये चीज़ होना, बच्चों को लेकर वैसे ही माँ बाप ज़्यादा चिंतित होते हैं, बच्चे की नाक बंद है, रात को सो नहीं पा रहा, क्या करना क्या चाहिए? नाक अगर बंद है उसके लिए तो एक नेज़ल ड्रॉप्स आते हैं, सलाइन के नेज़ल ड्रॉप्स, मेडिकेटेड नहीं, सिर्फ सलाइन की नेज़ल ड्रॉप्स, जिस सलाइन मतलब जो एक स्टेराइल तरीके से, वो ये समझ लीजिए नमक का घोल बनाया हुआ है, और उसकी 2-3 बूंदें अगर नाक में डाल दें तो वो सिक्रीशंस सॉफ्ट हो जाते हैं और नाक खुल जाता है। उससे बच्चे को आराम से, थोड़ा सा अगर बड़ा बच्चा है तो क्या उसे स्टीम भाप दी जा सकती है? दी जा सकती है। और उसको, एक बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को तो नाक ब्लॉक आउट करके साफ़ करना भी सिखाया जा सकता है। जो बच्चों को, जो कुछ लोगों को लगता है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, अगर आप उनको करना सिखाएंगे तो वो सीखेंगे। आफ्टर ऑल बड़े होकर के भी यही करते हैं। अगर नाक बंद हो रहा है तो एक
नाक को साफ करना और उसके सिक्रीशंस को बाहर करना, वो किया जाता है। और दूसरा आपका कहना ये था कि जो सिक्रीशंस आ रहे हैं उसकी वजह से नाक ब्लॉक, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। कपड़ों को लेकर बात हो रही थी, बच्चों के कपड़ों को लेकर कि कितनी लेयर्स हों और कपड़े अगर भीग जाते हैं पसीने में या वैसे भी, तो उनसे क्या सर्दी के दिनों में इतने कपड़े पहनाने की आवश्यकता नहीं है कि उसको पसीना आने लगे और कपड़े भीग जाएं। जितना एक 3-4 साल का बच्चा लगभग जितने हम कपड़े पहनते हैं उतनी ही उसको आवश्यकता होती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो इन्फेंट्स हैं, 1 साल से छोटे बच्चे, वो थोड़ा सा उनमें कई बच्चों को तो इतने कपड़े पहनाए जाते हैं कि कपड़ों में से बच्चों को ढूंढना पड़ता है। वो आपका कहना सही है। वो तो स्वेटर की तो डेफिनेशन ही ये है कि जब माँ को ठंड लगे तो बच्चे को पहना दिया जाता है। जी, इसके अलावा डॉक्टर अतुल कोचर, बहुत आम जो एक चीज़ होती है, सर्दियाँ बढ़ रही हैं क्योंकि हाथ पैरों की उंगलियों में सूजन आ गई, या फिर वो लोग जो स्नोई एरियाज में रहते हैं जहाँ बर्फ़ भी पड़ गई है, फ्रॉस्ट बाइट के केसेस, ऐसे मामलों में क्या किया जाए? जी किरण, ये बेसिकली एक स्पेक्ट्रम है जिसमें शुरुआत में तो जिसको हम परनियोसिस या चिलब्लेंस कहते हैं, जिसमें उंगलियों में खुजली होना, उंगलियों का हल्का लाल होना, सूजन आना और धीरे धीरे उनका नीला पड़ना। और फ्रॉस्ट बाइट तो एक एक्सट्रीम पे चले जाता है, जो कि हमारे सोल्जर्स जो देश की रक्षा कर रहे हैं या हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम्स में आता है, तो वो एक सीवियर है। लेकिन अगर चिलब्लेंस या परनियोसिस की बात करें तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। जिसको टेंडेंसी है, और कुछ लोग हैं जिनके ज़्यादा टेंडेंसी रहती है, जैसे कोलेजन वैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, तो उनको तो सितंबर ऑनवर्ड्स अगर हम डेली का टेम्परेचर देखें तो शुरुआत में ही एक कॉटन के दस्ताने पहनने शुरू करने चाहिए। अगर ऊनी पहनने हैं तो ऊपर से ही वो वुलन पहने। और इसके अलावा जो घर का अगर लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं, तो जहाँ तक कोशिश हो सके हल्के गर्म पानी में ही काम करें। जी, मधुमेह के जो रोगी हैं उनको भी इसी तरह बिल्कुल उनके अंदर टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जैसे डॉक्टर गिरी ने भी जोर डाला कि तो प्रिकॉशन लेने में ही फ़ायदा है। और एक बार अगर हो जाए तो उसकी डिग्री की सिवियरिटी की जांच एक बार किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन से करवा लें, क्योंकि इसके लिए हम एक स्टेप वाइज प्रोग्राम देते हैं कि शुरू में तो क्रीम से ही काम चल जाता है, नहीं तो खाने की मेडिसिन जैसे डिल्टियाज़म है या निकोटिनामाइड है या बहुत सारी मतलब हमारे पास मेडिसिन हैं जिसके लिए हम इसके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो विशेषज्ञ ही तय करेंगे कि कब, जो विशेषज्ञ तय करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर अतुल कोचर, इस पर एक बात मेरे मन में आ रही थी। महिलाएं अक्सर जो गृहिणियां हैं वो इसके व्यवहारिक पक्ष की जब बात करती हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हमेशा गर्म पानी, तो पानी में बार बार हाथ जाना, बर्तन है और रसोई का काम है, कपड़े धोने, ये तमाम काम करते हुए दिन में कई बार ऐसा होगा कि उनका एक्सपोजर ठंडे पानी से होगा। बिल्कुल। और उनको ये समस्या भी होगी। वो एक्चुअली ये टेम्परेचर लिंक्ड नहीं है। अच्छा। कुछ हद तक तो मतलब एक स्मॉल परसेंटेज में ही ये रहती है। तो जिसको है उसके लिए तो यह अति आवश्यक है कि वो ल्यूक वार्म वाटर में गुनगुने पानी में जहाँ तक हो सके काम करें, या बहुत सुबह या बहुत लेट ओपन में काम ना करें ताकि वो प्रॉब्लम बने ही ना। जी, और फिलहाल लखनऊ से एक और कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अरबाज साहब हैं, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। एक्चुअली ये हमें ना जाड़े के वक्त, जाड़े के दिनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि कंजेशन हो जाता है, और मॉर्निंग आवर्स में जब मैं धूप उठता हूँ तो बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है। इसकी वजह से मैं सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, और काफ़ी जो है जब तक कि हम वो जो कंजेशन है निकाल नहीं देते तब तक रिलीफ नहीं मिलता। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये अस्थमा की शुरुआत है या ये क्या चीज़ है जी, इसका थोड़ा सा पता करना चाह रहा था। इसका कोई घरेलू इलाज है या नहीं? जी, डॉक्टर नीरज गुप्ता। एज़मा के जो लोग होते हैं वो मॉर्निंग के टाइम पे उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वो उनको सवेरे कंजेशन की फीलिंग होगी, सांस में रुकावट होगी, या जो स्मोकर्स होते हैं उनको रात भर के सिक्रीशन इकट्ठे हो जाते हैं, वो सवेरे जब उठते हैं तो उस समय उनको खांसी होती है, कंजेशन होता है, बलगम निकल जाता है, थोड़ी शांति पड़ जाती है। या जो व्यक्ति दो की मेडिसिन ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को मॉर्निंग के टाइम पे सवेरे कंजेशन की फीलिंग होती है। तो आवश्यक है कि एक तो पहले डॉक्टर को दिखाएं कि एज़मा तो नहीं है उनको। दूसरा, जैसे कि कुछ व्यक्ति हार्ट पेशेंट भी होते हैं, हार्ट पेशेंट्स को भी अर्ली मॉर्निंग के हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं। जी।
तो ऐसे व्यक्ति को आवश्यक है कि डॉक्टर से वह पहले मिल लें, अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करा लें, अपनी सांस की जो है नलकी का जो स्टेथोस्कोप से देखते हैं उससे पता लग सकता है कि क्या इनको कोई रुकावट तो नहीं है। डॉक्टर नीरज, यहाँ पर ये ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि क्या एलर्जी है, क्या एस्थमेटिक है, अगर पहला अटैक आ रहा है। ऐसे में जब सिम्टम होते हैं, जो आसपास के लोग हैं, पेरेंट्स भी, अगर बच्चे की बात करें तो पेरेंट्स को नहीं पता है कि पहला अटैक है, क्योंकि तो कैसे जान लें कि ये एस्थमा हो सकता है और सिवियरिटी है इस केस में? जी, एज़मा की रिकग्निशन बहुत आवश्यक है। एज़मा मतलब जो दमा होता है उसमें सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं, किसी को प्रेसिपिटेशन अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होता है जिसमें कि छींकें आती हैं, ज़ुकाम होता है, पतला पानी बनता है, खांसी होती है, और फिर एक खांसी का एक पैरोक्सिज्म होता है, बार बार उठती हुई खांसी, गले में लगे कि कुछ खुजली सी हो रही है और बार बार एक खांसी करने की इच्छा पैदा होती है। ऐसे व्यक्ति, या फिर उनको सांस में दिक्कत होती है, सांस में एक आवाज़ आती है जिसको वीजिंग साउंड कहते हैं, वो व्यक्ति जो है उनको एज़मा हो सकता है और ज़रूरत है कि उनको डॉक्टर को दिखाए। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को तो आवश्यक है कि वो अपने पास एक ये भी रखें कि हमें एज़मा की टेंडेंसी है, ताकि स्कूल के टीचर्स या इनको पता होना चाहिए कि बच्चे को अचानक जो अटैक हो रहा है वो एज़मा का अटैक है और उसको तुरंत उसमें इलाज भी तुरंत किया जा सकता है। अगर वो इनहेलर्स अगर हैं उनके पास में, चाहे बच्चा अपने पास रखे या स्कूल में हो या व्यक्ति के पास हो, तो इनहेलर लेने से तुरंत भी फ़ायदा होता है। ये भी है, जैसे मेरे पास एक इनहेलर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस प्रकार का इनहेलर होता है और उसको उसमें ये दवाई इस प्रकार से निकलती है। वो तुरंत लगाने के बाद जैसे ही मुंह में लगा के दबा के गहरा सांस लेंगे, उनको 15-20 मिनट के अंदर ही तुरंत ही उनको पता लग जाएगा कि इनका सांस ठीक हो गया है और सांस में रुकावट जो है क्लियर हो गई है। तो ये भी एक तरीका है और आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति अपने पास रेस्क्यू मेडिकेशन इसको कहते हैं वो हमेशा अपने पास रखें जी, और आसपास के लोगों को पता रहे और पता भी रहे, उनको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति एजमेटिक है तो अपने पास रेमेडी रहनी चाहिए। अब डॉक्टर गिरी, हम आपसे ये समझ लें, सर्दियों को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की बातें भी रहती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर्दी उसको ही लगती है जो उसे महसूस करता है, लेकिन हम आपसे ये समझ लें कि अगर हम रेड फ्लैग साइंस की बात करें, जैसे गर्मियों में हम हमेशा कहते हैं कि लू लगने के कुछ लक्षण होते हैं, तो सर्दियों में किसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कैसे जानें? देखिए, ऐसा बोलना कि सर्दी उसको लगेगी जिसको सर्दी से डर है, बिल्कुल गलत है। सर्दी किसी भी आदमी को लग सकती है। सर्दी लगने का जो कारण होता है वो आम तौर पे जब कोई आदमी लो टेम्परेचर में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है उसको चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि हम छोटे बच्चों की या बुज़ुर्गों की बात करें तो उसमें, क्योंकि डॉक्टर जगदीश ने भी बोला है कि इनमें थर्मो रेगुलेशन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, बुढ़ापे में तो कम से कम ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, मैं ये बोलूँगा। तो वो अपना टेम्परेचर कंट्रोल बॉडी उनका अच्छी तरह से नहीं कर पाती और हीट जनरेट नहीं कर पाती बॉडी में, तो उनका टेम्परेचर फॉल करने लग जाता है। यही कैटेगरी है यदि वो स्नोइंग एरिया में या हिली एरिया में जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर लो जाता है तो इन लोगों में सर्दी लगने का खतरा बढ़ जाता है। जहाँ तक ये कैसे पता लगे कि सर्दी लग गई किसी को या नहीं लग गई, उसके कई कारण हैं। जब भी सर्दी लगेगी, एक तो सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर जो है पेरिफ्रीज का कम होता है, जो कि इवन के कॉमन जो मदर है बच्चे को हाथ लगा के भी अंदाज़ा लगा सकती है या कोई भी एक समझदार आदमी उसको टच करने से लगा सकता है। उसका बॉडी का गर्दन पे टच करने से पता लग जाता है वो गर्म है बच्चा या बुजुर्ग गर्म है या ठंडा होने जा रहा है। या थर्मामीटर है तो थर्मामीटर से आप देख लीजिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये, इन लोगों में जब भी एक्सपोजर होगा इन लोगों को कोई ना कोई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, जो कि यूजुअली रिप्रेजेंट करती है फ्लू या कोल्ड के बारे में, जो मेरे दूसरे एक्सपर्ट्स ने उसके बारे में काफ़ी बोला है। तीसरा, यही एक ग्रुप है जिसके अंदर यदि ज़्यादा एक्सपोजर है तो उनके कई बार पेरिफ्रीज का कलर चेंज हो जाता है, जो कि नीला हो सकता है या सफ़ेद पड़ना शुरू हो जाता है जी। और पेरिफ्री की यदि उसकी पल्स आप नाड़ी देखना चाहेंगे तो वो फास्ट होगी और थेडी हो जाएगी, यानी कि वो महसूस शायद ना भी कर पाए। तो ये कंडीशन है। कई बार पेशेंट शॉक में चला जाता है, फ्रोस्ट बाइट हो जाती है। तो इन लक्षण के बेसिस पे हम उसको बोलेंगे कि शायद उसको ठंड लग गई और वो हाइपोथर्मिया में जा रहा है। इस सिचुएशन में उसको इमीडिएटली कंबल से ढांपे, उसको गर्म जगह पे रखें, रूम का टेम्परेचर आप मेंटेन करिए, या उसको इमीडिएटली, मैं तो ये बोलूंगा यदि कोई हेल्थ सेंटर है, रूम के टेम्परेचर के लिए अंगीठी ना जलाएं, जो अंगीठी ना जलाएं, और उसको इमीडिएटली यदि उसका टेम्परेचर लो जा रहा है 97 से बिलो जा रहा है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट करें ताकि उसको
अकॉर्डिंगली केयर दी जा डॉक्टर नीरज गुप्ता को जोड़ हाँ, मैं इसी में ओल्ड एज में कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि थर्मो रेगुलेशन कम है, ज़रूरी नहीं कि वो सारे जो निमोनिया के सिम्टम्स हैं जो अब बड़ों में मिलते हैं जी। वो इनमें मिले। तो ये जानना आवश्यक है कि ओल्ड व्यक्ति को निमोनिया तो नहीं हुआ है, उसमें कुछ ऐसे चीज़ लक्षण बताए जाते हैं जैसे कि वे व्यक्ति बहकी बातें करना शुरू कर दे या लड़खड़ाना शुरू कर दे, ये गिर जाए या उसका पेशाब निकल जाए या उसमें जैसे आप उन्होंने बताया कि टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा कम लगने लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता होती है क्योंकि उनको निमोनिया हो सकता है। ये रिकग्निशन बहुत आवश्यक है। हमारे घर में सबके बड़े बूढ़े पेरेंट्स होते हैं, ये जानना जरूरी है कि अगर थोड़ा सा भी इस तरह से हटके कुछ हो रहा है उनके साथ में तो तुरंत ज़रूर दिखाएं क्योंकि निमोनिया बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। जी, तो बहुत ज़रूरी है खतरे के लक्षण पहचानना और अगर ऐसे कोई लक्षण हो रहे हैं तो तुरंत किसी विशेषज्ञ के पास जाना भी ज़रूरी है जिससे जो सिवियरिटी है, गंभीरता है मामले की, उसे रोका जा सके। फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 601 में हमने आपसे पूछा था कि एड्स रोगी को इनमें से कौन से संक्रमण का खतरा होता है। 4 ऑप्शंस हमने आपको दिए थे, ए हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी और सी टीबी यानी तपेदिक या फिर डी ये सभी सही जवाब है ऑप्शन डी। एड्स रोगी को इन सभी संक्रमण का खतरा होता है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता ये आपको बताएंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए इनमें से क्या करना उचित नहीं है। ऑप्शन ए फाइबर युक्त पदार्थ खाना, ऑप्शन बी नियमित व्यायाम करना, ऑप्शन सी मीठा और तला हुआ भोजन अधिक मात्रा में खाना या फिर ऑप्शन डी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001 या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 601 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर अतुल कोचर से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आप लोगों से हमें मिली हैं। डॉक्टर अतुल, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम और उनके शहर का नाम आप बताएं। प्रवीण कुमार झा, G28 सेक्टर 20, नोएडा। प्रवीण कुमार झा ने बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर नीरज आपको। सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम रहना आम बात है, सामान्य बात है? जी, ये सही है। डॉक्टर गिरी, सर्दियों में समस्या सिर्फ उन्हें ही होती है जिन्हें पहले से कोई समस्या हो? नहीं, समस्या तो किसी को भी हो सकती है, जिसमें बच्चे या बुजुर्गों को ज़्यादा होगी, लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड शुगर है, उन लोगों में हमें ज़्यादा खतरा हो जाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी, सर्दी का प्रभाव बच्चों और शिशुओं पर अधिक होता है? जी बिल्कुल सही है। ख़ास तौर से ज़्यादा छोटे बच्चे और 1 साल के अंदर छोटे बच्चे और जो नवजात शिशु होते हैं उनको ज़्यादा होता है। डॉक्टर अतुल, त्वचा रूखी हो यानी ड्राई स्किन हो तभी सर्दियों में देखभाल की ज़रूरत है? जी नहीं, त्वचा की देखभाल तो 12 महीने ज़रूरत है। सर्दी में और एक्सट्रीम वेदर में थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। डॉक्टर गिरी, अगला सवाल आपको। सर्दियों में बीमार होने का कारण क्या है? कम तापमान, ठंडी हवा या कोहरा? देखिए, कम तापमान की वजह से यदि कोई एक्सपोज करता है अपने आप को, तब उसके अंदर तकलीफ तो हो सकती है जब वायरल कोई इन्फेक्शन कर ले। अदरवाइज देखा जाए तो सर्दी का जो मौसम है वो हेल्दी होता है। डॉक्टर नीरज गुप्ता, इस मौसम में यानी ठंड में श्वसन समस्याएं बढ़ जाती हैं? कोई आवश्यक नहीं है, एक्सपोजर हो तभी बढ़ती हैं। वैसे तो हेल्दी सीजन माना जाता है। डॉक्टर चंद्रा, छोटे बच्चों को हमेशा मोटे स्वेटर पहनाना या रजाई कंबल से ढक कर रखना ज़्यादा अच्छा है? एक हद तक अच्छा है, जैसा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। एकदम इतना भी ढकना ज़रूरी नहीं कि वो दब जाएं उसके नीचे। जी। डॉक्टर अतुल, सरसों के तेल की मालिश हो तो सर्दियों में त्वचा मुलायम रहती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऑर्गेनिक ऑयल्स या नेचुरल ऑयल्स जैसे कि कोकोनट ऑयल अगर लगाना ही हो तो। जी जी। डॉक्टर गिरी, ठंडे पानी से नहाएंगे तो ठंड दूर भागेगी? बिल्कुल गलत। इस मौसम में ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, कोसा पानी करके उससे नहाना चाहिए।
डॉक्टर नीरज गुप्ता, वृद्ध लोगों को अगर निमोनिया हो तो उसकी गंभीरता यानी सिवियरिटी ज़्यादा होगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वृद्ध लोगों को क्योंकि उनका रेजिस्टेंस लेवल बहुत कम होता है तो निमोनिया की सिवियरिटी ज़्यादा हो सकती है। डॉक्टर चंद्रा, शिशु को सर्दी या निमोनिया हो तो उसे थोड़ी सी ब्रांडी देने से फायदा होगा? बिल्कुल नहीं, उसके लिए डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। ब्रांडी या किसी और तरह की अल्कोहल देने का कोई लाभ नहीं है। डॉक्टर अतुल कोचर, सर्दियों में उंगलियों में सूजन या चिलब्लेंस हो तो आग सेकने से लाभ होता है? जी नहीं, उसको ग्रेजुअली वार्म करने से, प्रिवेंशन से और कॉटन के दस्ताने ऊपर से ऊनी पहनने से ज़्यादा लाभ होगा। डॉक्टर गिरी, सर्दियों में जितना घी, तेल, मेवे और मीठा खाएंगे वो गर्मियों के मौसम में काम आएगा? बिल्कुल गलत, बल्कि उल्टा हो रहा है। इन चीज़ों के खाने के साथ में तो हम कई बीमारियां साथ में लेके आ रहे हैं, जिसमें ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, पैरालिसिस के अटैक हैं। ये सारी चीज़ें इसी की वजह से आती हैं। डॉक्टर नीरज गुप्ता, श्वसन समस्या में कौन से लक्षणों को गंभीर माने? जल्दी जल्दी सांस का चलना, घबराहट होना, खांसी का बढ़ जाना, या जिनको पहले से कोई सिम्टम रहते हैं, अगर उसमें कोई सडन चेंज होता है तो वो बहुत आवश्यक है उसको रिकग्नाइज करना और समय से इलाज कराना। डॉक्टर चंद्रा, इस मौसम में बच्चे को डायरिया होने का मतलब है उसे सर्दी लग गई है। सर्दियों में एक खास तरह का डायरिया होता है, वो कारण होता है रोटा वायरल डायरिया होता है। तो ये सर्दी लगना तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अगर टेम्परेचर लो होता है तो ये वाले इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन वो हो सकते हैं, और एक रोटा वायरल डायरिया होता है। डॉक्टर अतुल कोचर, सनस्क्रीन की जरूरत तो गर्मियों में होती है, सर्दियों में क्यों लगाएं? ये मिथ है एक्चुअली। जब बादल हो, पूरा बाहर अंधेरा जैसा भी हो रहा हो, तो दिन के समय यूवी रेज जो जिससे मेन प्रोटेक्शन चाहिए, जितनी गर्मियों में है उतनी ही सर्दियों में है। तो हमें सनस्क्रीन का नियमित प्रयोग सर्दियों में भी करना चाहिए। डॉक्टर गिरी, सर्दियों में हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप वाले या स्ट्रोक का खतरा जिनको है, उन्हें कोई सावधानी बरतनी चाहिए? इन लोगों को अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करवाना चाहिए, और साथ में डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इन लोगों में हार्ट अटैक के या पैरालिसिस के अटैक्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। अर्ली मॉर्निंग आवर में कई बार सडन डेथ भी हो जाती है इसी तकलीफ की वजह से। डॉक्टर नीरज गुप्ता, सुबह के समय तो धुंध होती है, कोहरा होता है, तो वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए जाएं या नहीं? जहाँ पे अगर आप रहते हैं ऐसी जगह में जहाँ पे साफ़ है, हवा साफ़ है, तो वहाँ तो वॉक कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि चूँकि अंधेरा भी ज़्यादा होता है सुबह के टाइम पे, जब सूर्य उदय हो जाता है तो उसके पश्चात अगर जाएं तो टेम्परेचर थोड़ा सा बेटर मिलेगा और आपको वॉक करने में सुविधा भी होगी। डॉक्टर चंद्रा, बच्चों को तो सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, उनका बचाव कैसे होगा सर्दी से? एडिक्वेटली कवर करके जाएं। जैसे बात कर रहे थे, कान पे कान कवर हों, और यूनिफॉर्म बच्चे पहनते हैं, उसमें कोट या स्वेटर होता है, और वो पहन करके जाएं, उससे ठंड से बचेंगे। डॉक्टर अतुल, गर्म कपड़ों से त्वचा पर एलर्जी या रैशेस हो सकते हैं, बिल्कुल इसके लिए सही। क्या करें? एक्चुअली जितना हो सके हमारे नेक्स्ट टू स्किन, जो स्किन के कांटेक्ट में आता है, वो कॉटन के कपड़े हों, हॉइजरी गुड्स हों, और उसके ऊपर से हम लेयर्स में अगर हम पहनेंगे या ऊनी कपड़े अगर ऊपर आएंगे तो त्वचा बेटर रहेगी। थर्मल्स का सेवन ठीक है, या थर्मल्स को पहन सकते हैं? बिल्कुल, थर्मल एक हेल्दी कैटेगरी ऑफ क्लॉथ्स में आती है। डॉक्टर गिरी, वृद्ध लोगों को सर्दियों में क्या सावधानी रखना जरूरी है? एक तो इनको एकदम सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर पे ध्यान रखना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। अपना कमरा थोड़ा गर्म हो, एडिकेटली कपड़े यूज़ करें। यदि कहीं टेम्परेचर रूम का मेंटेन नहीं कर सकते तो वो रात को मोजे डाल के सोएं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अर्ली मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें। बुजुर्गों के लिए मेरी एहतियात इस बात पे मैं जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग यूजुअली 4-5 बजे उठ जाते हैं। 4-5 बजे के करीब में टेम्परेचर बहुत लो होता है। यदि उसी टाइम वो वॉक में जाना चाहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जी। डॉक्टर नीरज गुप्ता, शराब का अधिक सेवन करने से शरीर गर्म रहेगा और ठंड भी नहीं लगेगी? नहीं, ये बहुत ही एक मिथ है। वैसे आजकल सेवन बढ़ गया है इसका, लेकिन शराब पीने से एस्पिरेशन निमोनिया के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और हाइपोथर्मिया, क्योंकि वैसोडायलेटेशन करता है तो हीट लूज़ करती है बॉडी, तो हाइपोथर्मिया के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो समझते हैं कि शराब से ठंड दूर भागती है, दरअसल जिंदगी दूर भागती है। डॉक्टर चंद्रा, बच्चों का कमरा गर्म रखने के लिए क्या करना ज़्यादा अच्छा है? हीटर, ब्लोअर, अंगीठी? देखिए, ये सभी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। अंगीठी की आप पहले भी बात कर रहे थे। अंगीठी को कमरे के अंदर जलाना शुरू करना ठीक नहीं है।
जब बाहर जल जाती है और जब लाल अंगारे हो जाते हैं उस वक्त उसको कमरे में लाया जा सकता है। और टेम्परेचर रेस करने के लिए अंगीठी कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए। ब्लोअर जो भी कमरे को गर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बच्चे के बहुत नज़दीक नहीं हो, सिर्फ कमरा गर्म करने के लिए हो, बच्चे को तुरंत गर्म करने के लिए वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अतुल कोचर, सर्दियों के मौसम में त्वचा अच्छी रहे, दमकती रहे, क्या करें? देखिए, एक तो मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा, कमरे को ह्यूमिडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें स्टीम हो, अंदर से पानी का सेवन ज़्यादा बढ़ा दें ताकि अंदर से हाइड्रेशन हो। मॉइस्चराइज़र करें, अपने स्किन पे मॉइस्चराइज करें, पर तेल का प्रयोग ज़्यादा ना करें। कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहने, स्वस्थ खाएं और अच्छा खाएं, वेजिटेरियन खाएं, फाइबर में ज़्यादा बढ़ाएं। तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली स्किन पे ही रिफ्लेक्ट करेंगी। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए हमारे बैठे यहाँ सभी विशेषज्ञों का। तो ये थी जानकारी कि किन सावधानियों को आपको पालन करना है, कैसे बचाव कर सकते हैं समस्याओं से। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए जिससे आपके सर्दियां यानी जाड़ा स्वस्थ रहे और सभी समस्याएं आपसे दूर रहें। और जाड़िया से डरिए नहीं, बल्कि एक्टिव बने रहिए, क्रियाशील बने रहिए। फिर देखिए क्या मज़ा है इस मौसम का। अगले सप्ताह तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। नमस्कार।